एम्प्टी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया? शिया फातमी खलीफा के वज़ीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, तारीख बताती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बढ़ते हुए रुतबे का मगरब में भी नोटिस लिया गया। जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा ने सन 1172 में उन्हें काहिरा में तहाइफ भेजे। सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से भी 1173 की ख़ज़ा में जर्मनी में शाही दरबार में तहाइफ पेश किए गए। फिलिप्स लिखते हैं कि इन दिनों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक बेटे और फ्रेडरिक की बेटी की शादी का भी जिक्र हुआ। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि जर्मन बादशाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से नूरुद्दीन का जिक्र किए बगैर खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर राब्ता किया। सलाहुद्दीन और बादशाह फ्रेडरिक के दरमियान राब्ते सलीबी जंगों के ज़माने में मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के तस्वर की नफ़ी करते हैं। तारीख बताती है कि उन्हीं दिनों में स्ट्रासबर्ग से एक जर्मन पादरी ने भी मिस्र और शाम का दौरा किया और मजहबी मुकामात पर गए, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्हें मुसलमान और मसीही दोनों मुकद्दस समझते थे। उन्होंने मिस्री कब्तियों, शामी मसीहियों और उनके मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया। इसका नतीजा जर्मनी के बादशाह का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ समझौते की सूरत में सामने आया, जो सन 1188 तक कायम रहा, जब फ्रेडरिक ने तीसरी सलीबी जंग का अज़्म किया। फ्रेडरिक ने इस मौके पर ताल्लुकात के खात्मे का बाकायदा ऐलान किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे अहम सियासी रिश्ता नूरुद्दीन के साथ था, जिसमें पहली बड़ी दरार सन 1171 में उस वक़्त आई जब नूरुद्दीन ने एक महाज पर जाते हुए उन्हें भी साथ तलब किया, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ नहीं गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में रुकने की वजह बयान करते हुए मुमकिना इस्माइली बगावत के खदशे का इजहार किया था। नूरुद्दीन जंगी अब एक मखमसे का शिकार थे। उनका एक साबक कमांडर अब ऐसे इलाकों पर काबिज था जो उनके अपने इलाकों से मालदार थे। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके ख़ानदान ने इस्माइली खिलाफत के खात्मे में और बगदाद के सुन्नी खलीफा के रुतबे में इजाफे में अहम किरदार अदा किया था। और ये भी दुरुस्त है कि इस पेशरफ्त में नूरुद्दीन का भी कुछ हाथ था। मौरख लिखते हैं कि नूरुद्दीन की राय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बदल गई और उन्होंने मिस्र जाकर उनको बेदखल करने का अहद कर लिया था। उनके एख्तलाफात मंजरे आम पर भी आ गए, लेकिन वो शदीद बीमार हो गए और 15 मई 1174 को 60 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स अपनी किताब में लिखते हैं कि ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि जहाद के नुक्ते नज़र से नूरुद्दीन जंगी ने वो बुनियाद फ्राहम की जिसके बगैर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मंजर पर आना मुश्किल होता। उन्होंने वो माहौल पैदा किया जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और अय्यूबी ख़ानदान ने पेशरफ्त की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अगले कुछ साल शाम में अपना अख्तियार कायम करने में लग गए। नूरुद्दीन की मौत से मिस्र और शाम के दरमियान खाना जंगी का खतरा भी टल गया था, लेकिन नूरुद्दीन जंगी के अहले खाना को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एतमाद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि नूरुद्दीन की विरासत सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाए। ये सूरत हाल अगले साल अप्रैल तक चली, जब नूरुद्दीन जंगी के बेटे अल-साले हलब के अलावा शाम के तमाम इलाकों पर सुल्तान सलाहुद्दीन का हक तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। अप्रैल के आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहम पेशरफ्त में अल-साले के नाम के सिक्के बंद करवा दिए और अपने इलाकों में जुमे के खुतबों में भी उनका नाम रुकवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सन 1175 के मौसम गर्मा में सुल्तान ने फ्रेंच से भी वक्ती सुलह कर ली। वो बज़ाहिर जंगी मुहम्मत के तवील सिलसिले के बाद कुछ देर के लिए रुकना चाह रहे थे। उसके अलावा खित्ते में कहत ने भी सूरत हाल मुश्किल कर दी थी। दरी असना बगदाद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शाम का हुक्मरान तस्लीम करने की दरख्वास्त का भी जवाब आ गया। खत के साथ अब्बासी खिलाफत का स्याह परचम, उनके लिए खुसूसी लिबास और उन्हें मिस्र, यमन और शाम के उन इलाकों का हुक्मरान तस्लीम करने वाली सनद भेजी गई।
जो उस वक़्त उनके कब्ज़े में थे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मायूसी की बात ये थी कि इसी तरह की संद हलब में अरसाले के लिए भी जारी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, मोरख फिलिप्स के मुताबिक ये खलीफा की तरफ से सुल्तान के लिए पैगाम था कि नूरुद्दीन जंगी के वारसों और हलब के लोगों की राय का एहतराम किया जाए और वो खुद अब यरूशलेम को दोबारा फतह करने की तैयारी करें। सन 1187 तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम आज़ाद करवाने के अज़म का इरादा करते हुए एक दहाई गुजर चुकी थी। अब उनके पास शाम और मिस्र और जजीरा के इलाके के वसाइल के साथ साथ एक वसी सफारती नेटवर्क भी मौजूद था कि वो पूरी तवज्जो इस मिशन पर लगा सके। जी हाँ दोस्तों, मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से निमटने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतना वक्त लग गया कि लोग कहने लगे कि वो अपना मकसद भूलकर मुसलमानों से ही लड़ते रहते हैं। सालों के प्रोपोगंडे के बाद अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए फैसलाकुन वार करना ज़रूरी हो गया था। उसी साल एक मुकामी मसीही नवाब रिनाल्ड ने एक तजारती कारवां पर हमला करके अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फिर कैदियों को वापस करने से भी इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास हमला करने का जवाब था और उन्होंने अपने इक़्तिदार की सबसे बड़ी फौज जमा की। हर तरफ अय्यूबी खानदान के जर्द परचम लहरा रहे थे। फिलिप्स ने सुल्तान के करीबी मोरख अमादुद्दीन के हवाले से लिखा कि ऐसे लगता था जैसे ज़मीन ने नया लिबास पहन लिया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि यही वो दिन है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। 2 जुलाई को सुल्तान के फौजियों ने तिब्रिया नामी एक शहर का घेराव कर लिया, जिसका हुक्मरान लॉर्ड रिमंड मरकजी मसीही फौज के साथ था और शहर का इंतज़ाम उनकी अहलिया के हाथ में था। लॉर्ड रिमंड की बीवी ने शहर पर सुल्तान के कब्ज़े के वक़्त एक किले में पनाह ले ली। एक लॉर्ड की बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इलाके के मसीही अशराफिया के लिए इज़्ज़त का मसला बना दिया गया। सुल्तान के तिब्रिया पर हमले का सिर्फ एक मकसद था कि मसीही फ़ौज को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए और उसमें वो कामयाब हो गए थे। इस जंग को मार्का हतीन के नाम से याद किया जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।